अफ़गानिस्तान से शाह ज़मान ने ऐलान किया कि वो जा रहा है काफिरों को ख़त्म करने के लिए। लाहौर पे किसका कंट्रोल था उस टाइम पे? मुग़ल नादिर शाह के हमले के बाद तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए थे। आखिरी नाअहल हुक्मरान आप समझ लीजिए कि एडिना बेग था, जो बहुत ही बड़ा साजिशी था। रंजीत सिंह को पहला पंजाबी हुक्मरान मानने में हिचकिचाहट की महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जैसे वो कोई ऊल जलूल सा आदमी होगा, बस घोड़ों और औरतों के अलावा उसे कुछ सोचता नहीं था, अनपढ़ जाहिल था। क्या रंजीत सिंह एक जालिम हुक्मरान थे? 1799 से लेकर 1839 तक उन्होंने किसी एक बंदे को भी मौत की सज़ा नहीं दी। लेकिन एविटेबल जब पेशावर तैनात हुए तो वो रोज़ाना नाश्ता करने से पहले 50 बंदों को मस्जिद महाबत खान के पिलर के साथ फांसी दिया करते थे। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में ये भी मशहूर है कि एक घोड़ी के लिए उन्होंने 12,000 फौजी दाव पे लगा दिए। 12,000 जो लोग उन्होंने मारे थे वो घोड़ी के लिए नहीं मारे थे। रंजीत सिंह दरबार लगाते थे एक कोठे पे। एक तो कोई दरबार नहीं था, कोठा नहीं था, फिर कोठे के ऊपर दरबार सजता नहीं था। महाराजा का कौन सा वो शौक था जो पूरा ना हो सका? एक शौक बहरहाल था। ध्यान सिंह सल्तनत के साथ लॉयल था या उसने भी साजिशें की? इस पे बड़ी मुख्तलिफ राय है। कंपैरिजन करें महाराजा रंजीत सिंह का अकबर के साथ, बहुत सी बातें एक जैसी हैं। सिख सल्तनत बर्बाद क्यों हुई? महाराजा को ये ख्याल करना चाहिए था कि जितनी चादर देखें उतने पाँव फैलाएं। ये आखिरी अल्फाज यही थे, ओए दगा कीता। आज सुनो पॉडकास्ट में ज़िशान हुसैन से हमने समझा सिख सल्तनत की बुनियाद रखने वाले पहले पंजाबी हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह कौन थे। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को कैसे फतह किया? क्या महाराजा रंजीत सिंह माई मोरा से मिलने उनके कोठे पर जाते थे? महाराजा रंजीत सिंह ने अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को कैसे कुचला और महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत कैसे बर्बाद हुई, ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशान भी आज आपसे हम जानेंगे सिख सल्तनत की बुनियाद रखने वाले महाराजा रंजीत सिंह कौन थे। लेकिन इससे पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर हुकूमत का स्ट्रक्चर क्या था और लाहौर का हाकिम कौन था। 1752 के बाद मुग़ल तो यहाँ से चले गए। ठीक है। सिख मिसलें थीं, जत्थे थे, बैंड्स आप समझ लीजिए। दोआबों में जिनकी हुकूमत थी, यानी कि कन्हैया मिसल है या भंगी मिसल है या अलूवालिया मिसल है या नकई मिसल है, तो 5-6 बड़ी, लेकिन वैसे कुल ये 12 मिसलें थीं। निशानी वाला, डली वाला, कई मिसलें थीं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही थी जो कि जिनकी दोआबों में हुकूमत, यानी कि ब्यास और सतलुज, रावी और ब्यास और चनाब, ये जो दरियाओं 5 दरिया थे ना जो बहते थे, उन दरियाओं के दरमियानी इलाके को दोआबा कहते हैं। दोआबों में इन मिसलों की डर था, खौफ था, और ये डिसइंटीग्रेटेड भी थे। ये जत्थे थे, लूटमार भी करते थे। मुग़ल नादिर शाह के हमले के बाद तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए थे। आखिरी नाअहल हुक्मरान आप समझ लीजिए कि एडिना बेग था, जो बहुत ही बड़ा साजिशी था। लोगों को एक दूसरे से लड़वाना, ख़ुद अपनी हुकूमत के साथ फेयर ना होना, अपना जो करप्शन और नाअहली, मिस गवर्नेंस, बैड गवर्न, हर तरह की बुराई उसके अंदर थी। चालाक बहुत ज़्यादा था। अफ़गानिस्तान से शाह ज़मान ने ऐलान किया 1796 में कि वो जा रहा है काफिरों को ख़त्म करने के लिए। अच्छा। और वो काफिर ज़ाहिर है इन्हें कह रहे थे जो पंजाब के लोग थे, और एक बहुत बड़ी इस्लामिक एम्पायर खड़ी करने के लिए जा रहे हैं। उसका साथ देने वालों में, साथ तो दिया या नहीं दिया, लेकिन उसकी तायीद करने वालों में कसूर के निज़ामुद्दीन थे, रोहिले थे, इवन टीपू सुल्तान भी थे। ये सब लोग थे जिन्होंने, ये तमाम ये जो मुसलमान हाकिम थे ये तायीद करने वाले थे, और कुछ हिंदू भी थे जैसे संसार चंद, लेकिन उन लोगों ने उनका साथ ऐन वक्त पे नहीं दिया। दूसरा, गुरखे सर उठा रहे थे अमर सिंह के क़यादत में, और गुरखे आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे लड़ाई के लिए। राजपूत उनके साथ शामिल हो गए। अब गुरखों और राजपूतों ने हाथ मिला लिए थे सिखों के ख़िलाफ़, इन जत्थों के ख़िलाफ़, यहाँ लूट मार करने के लिए, क्योंकि लूट मार ही एक तरीका था। लाहौर पे किसका कंट्रोल था उस टाइम पे? 1752 के बाद मुग़लों का ख़त्म हो गया और मिसलें आ गईं। 1765 तक मिसलों का जो कंट्रोल है वो किसी हद तक मजबूत हो गया, लेकिन उसके बावजूद मिसलें हैं वो कोई रियासती निज़ाम के तहत ना तो थीं, वो जत्थे थे। तो
अगर आपने कोई इंसाफ लेना है, आपने उन जत्थों के पास जाना है। अगर आप कोई ज़मीन बागुज़ार करवानी है, जत्थों के पास जाना है। कोई ऐसा निज़ाम नहीं था जिसके तहत शहर को चलाया जा सके। इसीलिए मैंने कहा ना कि ज़बूं हाली थी बहुत ज़्यादा। और शाहज़मान बहुत ताकतवर आदमी था। शाहज़मान हमला करने के लिए आ रहा था, और हमला करने के लिए उसने जो प्रोफेस किया वो ये था कि मैं एक बहुत बड़ी इस्लामिक एम्पायर खड़ी करने के लिए जा रहा हूँ। कामयाब क्यों ना हो सका? कामयाब हो गया था, लेकिन पीछे अफ़गानिस्तान में उसके भाई ने हुकूमत बनाने का इंदिया दे दिया, महमूद ने। उन भाइयों की भी आपस में लड़ाई हो रही थी। ये सब शाह शुजा के भाई थे ना। उन लोगों ने हुकूमत बनाने का इंदिया दिया वहाँ अफ़गानिस्तान, तो उसे वापस जाना पड़ा। अदरवाइज़ वो सारी लूट मार कर चुका था, लाहौर को लूट चुका था, घरों को बर्बाद कर चुका था। बल्कि उसने यहाँ तक कह दिया था कि सिख औरतों और बच्चों को अगर हिमालय में किसी ने पनाह दी, जम्मू में ख़ास तौर पे, या हिमालय की रेंज में, क्योंकि ये लोग भाग जाया करते थे हिमालय की तरफ, पहाड़ों में छुप जाया करते थे जाके। अगर वहाँ जाके औरतें छुपी या बच्चे छुपे, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो उनसे बदला लेगा। अब ये कैरेक्टर आप समझिए। बाद में फिर रंजीत सिंह के साथ इसका मुकाबला भी कीजिएगा। गुरखे राजपूत हाथ मिला चुके थे, और पानीपत के बाद मराठास जो थे वो भी ताकत पकड़ रहे थे। वो अपने आप को रिक्यूपरेट कर रहे थे हमलावर होने के लिए। तो इधर से ब्रिटिशर्स जो थे वो सारा तमाशा देख रहे थे। वो ये चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में इस तरह कमज़ोर हुकूमत ना हो, या ऐसे कमज़ोर लोग ना हो कि रशिया आगे बढ़ता चला है या रशिया को चटाए। उन्हें रशिया का ख़तरा, जैसे हम ग्रेट गेम भी कहते हो, हमेशा से था। आगे जाके रंजीत सिंह ने ये रशिया के साथ हाथ मिलाने की धमकी भी दी थी ब्रिटिश को। ये मतलब ये ख़तरा मुसलसल मंडलाता रहा था। तो ये एक सिनेरियो था लाहौर का, गिरदोनवाह का, जहाँ पे कसूर में निज़ामुद्दीन बैठे हैं, और छोटे छोटे रियासतों में छोटे छोटे राजे महाराजे बैठे हैं, और वो सब के सब एक दूसरे के साथ कभी हाथ मिला लेते हैं, कभी वो लड़ते हैं, कभी वो छीना झपटी करते हैं। जो ज़्यादा ताकतवर जत्थे हैं उनसे हर वक्त उन शहरों को ख़तरा रहता है जहाँ कुछ प्रॉपर्टी है, जहाँ कुछ अमन है, और ये मिसलें जो हैं वो वहाँ पे अटैक करती हैं। रंजीत सिंह को तो उस वक्त कोई जानता भी नहीं था, तो रंजीत सिंह ने फिर किस तरह से 12 मिसलों को इकट्ठा किया? अच्छा, नहीं, रंजीत सिंह का जो मिसल थी सकुर चाकिया मिस्र, इसका जो बाप था महा सिंह, वो काफ़ी दौलत बना चुका था, और वो अपना गुजरांवाला में शिफ्ट हो चुका था सकर चाकिया से। कैपिटल आप समझ लें, उसने गुजरांवाला को बना लिया था, और काफ़ी मालो दौलत इकट्ठा कर चुका था। गुरबख्श को कत्ल कर दिया था उसने, मेहताब को और से इसके बच्चे की शादी तय कर दी थी। रंजीत सिंह को इंडिविजुअली तो शायद नहीं जानते थे, लेकिन सकर चाकिया जो मिसल थी वो बहुत टफ टाइम दे रही थी भंगी मिसल को। भंगी मिसल का जो कंट्रोल था वो अमृतसर और लाहौर पे था, जो कि बहुत ही ज़रूरी थे। दोनों शहर बहुत ज़रूरी थे। यहाँ भंगी मिसल थी, दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा टकराव था। लेकिन असल बात यह है कि जब शाहज़मान ने हमला किया और ताख्तो ताराज किया लाहौर को और गिरदोनवाह के इलाके को, अपने एक एलची को यहाँ बिठा के वो चला गया, अच्छा, शाहांची को। उस वक्त इन्होंने ये सोचा जब हमला हुआ था कि हम चीफ्टेन्स जो थे, जो सिखों के जो ख़ास तौर पे या इस इलाके के जो चीफ्टेन्स थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग हिमालय में चले जाएं, हिमालय में भाग जाएं। उस वक्त जब वो सब प्लंडरिंग हो रही थी, ये भागना चाह रहे थे हिमालय में, उस वक्त रंजीत सिंह आगे आया। उसने इन्हें कहा कि आप टैक्स का पैसा लेते हैं, प्रोटेक्शन का, यानी आप टैक्स इसलिए लेते हैं कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, और बजाय प्रोटेक्ट करने के आप हिमालय भाग जाएंगे तो वो तो तबाही मचेगी और मुसलसल मचती रहेगी। उसने इनके पंजाबी नेशनलिज्म को उभारा इनके अंदर कि इस तरह तो पठान या अफ़गान जब चाहेंगे आके हम पे हमला कर देंगे। ये रंजीत सिंह ने, पढ़ा लिखा आदमी नहीं था वो, लेकिन वो इस बात को समझता था, बहादुर था, जीदार था। वो लोग रुक गए। इन्होंने शाहांची पे अटैक किया, रामनगर में जाके उसको ट्राउंस्ड अपॉन शाहांची, उसको तो बिल्कुल जा लिया। मतलब एक वक्त पे अच्छे फैसले करने की वजह से, इन मिसलों को इकट्ठा करने की वजह से महाराजा बने थे रंजीत सिंह। क्या लाहौर के अंदर बिना किसी खून हराबे के रंजीत सिंह को लाहौर की हुक्मरानी मिल गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रंजीत सिंह ने कभी भी खून खराबा नहीं किया। रंजीत सिंह ने अपनी ज़िंदगी में, जब वो महाराजा थे भी,
1799 से लेकर 1839 तक उन्होंने किसी एक बंदे को भी मौत की सज़ा नहीं दी। उस बंदे को भी मौत की सज़ा नहीं दी जिसने उन पे अकाली का जो बंदा था जिसने कातिलाना हमला किया था। रंजीत सिंह, हाँ, जंग के अंदर जो जैसे लड़ाई बढ़ाई होती है वैसे तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़बरदस्त जंगजू थे, लेकिन रंजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया। जब महाराजा रंजीत सिंह लाहौर के हाकिम बन गए तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था महाराजा को? नहीं, एक्चुअली महाराजा तो वो बने अपनी ताकत, अपनी जहानत, अपनी दिलेरी के बलबूते पे, क्योंकि वो उन्हें दुश्मन के सामने खड़ा होना आता था और उन्होंने इन्हें कन्विंस किया। मैंने कहा ना, उन्होंने पंजाबी नेशनलिज्म को उभारा। इनके चीफ टेन्स जो थे वो दोगली पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों ने शाहजमान को ख़त लिखा कि आप वापस आओ, वापस आओ, आगे हमला, क्योंकि वो इसको महाराजा रंजीत सिंह को किसी भी सूरत महाराजा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन लड़ाई भी मोल लेना नहीं चाहते थे क्योंकि डरते भी थे। तो वो दोगली पॉलिसी, मुनाफिकत बहुत ज़्यादा चल रही थी। लेकिन महाराजा ने भी एक ज़बरदस्त गेम की। फिर वो कौन सी? वो ये कि जब शाहजमान को वापस जाना पड़ा, शाहजमान ने महाराजा रंजीत सिंह के लिए तोहफे तहफ़ भेजे, घोड़े भेजे, तहफ़ भेजे। रंजीत सिंह ने उससे बढ़ के तहफ़ उसको भेजे शाहजमान को, और इन चीफ टेन्स को ये पैगाम दिया कि जैसे कि उन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ बन गया, ताकि ये लोग कंस्पिरेसी ना कर सकें। मेरे ख़्याल में उन जैसा ज़हीन हुक्मरान इस ख़ित्ते में बहुत कम देख। बहादुर आए हैं, बहादुर बहुत से लोग आए हैं, लेकिन बैक वक्त आप एक एक्टिविस्ट भी हों और आप ज़हीन भी हों, ये बहुत मुश्किल होता है। एक फ्रांसीसी ने उनके बारे में ये लिखा था कि उन्हें इतनी प्यास है इल्म की कि वो मुझसे उन्होंने हज़ारों सवाल किए हैं खुदा के वजूद पे, कायनात की के मसले पे, इंडिया के बारे में, बादशाहों के बारे में, रियासत के उमूर के बारे में। कहते मैं तो पागल होने वाला हो गया था जवाब दे दे के। वो मैं जब मिलता था वो ऐसी ही बातें करते थे रंजीत सिंह। और हमारे यहाँ ये मशहूर है कि जैसे वो सारा दिन घोड़ों की बातें किया करते थे, औरतों की बातें करते थे। ऐसा नहीं था। ये एक फ्रांसीसी मौर्रिख ने लिखा हुआ उनके बारे में। अच्छा, हम लोग रंजीत सिंह को पहला पंजाबी हुक्मरान मानने में हिचकिचाहट क्यों महसूस करते हैं? बहुत ही बुरी बात है, मैं समझूंगा। ये हम अपने साथ जुल्म करते हैं। रंजीत सिंह को जब महाराजा का टाइटल भी मिला तो वो टाइटल उनके लिए मायने नहीं रखता था। उन्होंने अपने आप को महाराजा कहलवाना भी पसंद नहीं किया। वो अपने आप को सिंह साहब कहलवाते थे, महाराजा नहीं कहलवाते थे। वो तख्त पे भी नहीं बैठते थे। वो तो जिस जगह बैठते थे वो अजीब बाथ टब टाइप एक जगह थी जहाँ वो चौकड़ी भर के बैठा करते थे। वो बादशाहों की तरह, राजों महाराजों की तरह बैठते ही नहीं थे। वो ऑर्नामेंट्स अपनी पगड़ी में इधर उधर कहीं नहीं लगाया करते थे, बल्कि हाँ, वो अपने लोगों से कहते थे कि आप ज़रूर हीरे जवाहरात पहने, अपने जो भी लिबास है खूबसूरत होना चाहिए। ख़ुद इंतहाई सादा लिबास पहना करते थे। अच्छा, हमारी जो ऑडियंस है वो गिला भी करती है कि हमने लास्ट भी जब प्रोग्राम किया तो उसके अंदर महाराजा नहीं बोला। नहीं, महाराजा तो वो ख़ुद को महाराजा कहलवाते ही नहीं थे। मैंने बताया ना, वो ख़ुद को सिंह साहब उन्हें कह दिया जाए ये कहते, महाराजा तो कहलवाते ही नहीं थे। वो उस वक्त के जो मुसलमान थे वो मानते थे रंजीत सिंह को अपना हुक्मरान। रंजीत सिंह के सबसे करीबी लोगों में फ़कीर अजीज़ुद्दीन थे, फ़कीर नूरुद्दीन थे, जो उनके एमिसरीज थे। हर बड़े महाज पे, हर बड़े नेगोशिएशन में, हर बड़े लेन देन में, हर जगह हमें फ़कीर ख़ानदान नज़र आता है उनके साथ। और ये तो फ़कीर ख़ानदान थे, उसके अलावा हिंदू ख़ानदान भी थे, उसके अलावा सिख भी थे। कहीं कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा उनके अंदर। वो जो उनकी कैबिनेट थी, उस कैबिनेट में हर तरह के लोग, हर मज़हब के लोग मौजूद थे और कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात भी है, आपने देखी होगी ये मस्जिद, सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद के बारे में सिखों ने जाके ये कहा महाराजा से कि जी वो सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग अज़ान होती है जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो जो अज़ान है ना, उसकी वजह से बड़ा मसला हो जाता है। तो इन्होंने अज़ान बंद करवा दी। इन्होंने कहा ठीक है, आप अज़ान को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि जिसने नमाज़ पढ़नी जाके नमाज़ पढ़ ले। लेकिन कुछ अर्से बाद फ़कीर अजीज़ुद्दीन ने कहा कि नहीं, ये तो मुसलमानों का एक जज्बात हैं जो मजरूह हो रहे हैं, तो हमें तो चाहिए कि हम अज़ान तो बहरहाल देनी भी चाहिए। उन्होंने कहा, अब इनका हल क्या निकाला? उन्होंने ये कहा महाराजा ने सिख कम्युनिटी से कि आप सुबह सुबह मुसलमानों को उठाया करें नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये आपकी मजहबी ज़िम्मेदारी है। ये मजहबी जिम्मेदारी, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मजहबी ज़िम्मेदारी है कि आप मुसलमानों को सुबह सुबह
5 बजे 4 बजे जब भी अजान नमाज पढ़नी, फजर पढ़नी है, आप जाके उठाया करें। ये उनके लिए एक नया मसला खड़ा हो गया, यानी उठ के जाके दरवाज़ा खटखटा के उठाना। तो उन्होंने वापस जाके कहा जी वो अजान ही दे लें आप, ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जाना। तो इस तरह से उन्होंने मामला तय किया। मोरा, आगे जाके हम बात करेंगे मोरा पे। मोरा ने किसी हिंदू को मुसलमान कर दिया, मतलब कर दिया, उसे कन्विंस किया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। उसने, हिंदू ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो अब एक सर्वेंट था, आप ये समझ लीजिए। जैसे इन्फ्लुएंस होता है, मोरा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो मोरा ने कन्विंस कर। इस चीज़ पे अजाब खड़ा हो गया था इसके ऊपर। अब उनका तसव्वुर क्या था? तसव्वुर ये था कि अगर कोई, आप मुसलमान हैं, मैं सिख हूँ, आप इतने लेन देन के मामले में, अपने मिजाज में, तौर अतवार में, एक इंसानी सतह पे उसके इंसानी औसाफ के एतबार से इतने अच्छे इंसान हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं आप जैसा बनूं। तो मैं आप जैसा बनना चाहूँगा तो जाहिर है मैं आपके मज़हब को लामुहाला कबूल करूँगा। ये है तरीका, वो चाहे आप सिख बन जाए, हिंदू बन जाए, मुसलमान बन जाए। ये क्या बात हुई कि आप किसी को कन्विंस करोगे, नहीं तुम ये करो और अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करो। मजहबी पॉलिसी उनकी ये थी। रंजीत सिंह ने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की कि उसने अंग्रेज़ों को भी पंजाब से दूर रखा, अफ़गानियों को, पठानों को, इन सबको पंजाब से दूर रखा? नहीं, बिल्कुल दूर नहीं रहे। अंग्रेज़ मुसलसल डिच करते रहे, जो अग्रीमेंट उन्होंने किए उनसे मुनहरिफ होते रहे। हमेशा उन्होंने सिंध, मुआहदा ये किया कि वो सिंध से सतलुज पार करके उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला उन्होंने वहाँ सिंध के अमीरों के साथ मुआहदे किए। सिंध के अमीरों को कन्विंस किया कि वो किसी तरीके से तिजारती मुआहदा करें। तिजारती मुआहदे की आड़ में ज़ाहिर है वो अपना इन्फ्लुएंस भी इस पूरे इलाके तक फैलाना चाहते थे। यहाँ भी गया। फिर फ़िरोज़पुर पे उन्होंने जाके अपनी फ़ौजें खड़ी कर दी एक वक्त पे जाके, जबकि ये था कि सतलुज पे वो ऐसे नहीं करेंगे। पंजाबी ने जब भी सर उठाया, अंग्रेज़ ने किसी न किसी तरीके से उसे कुचलने की, दबाने की, उसके ख़िलाफ़ साजिश करने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढी है। अच्छा, ये भी होता था कि बहुत से लोग महाराजा को ब्लैकमेल करने के लिए अंग्रेज़ की गोद में जाके बैठ जाया करते थे। वो फ़तेह सिंह अहलूवालिया, जो उनका बहुत ही करीबी आदमी था, वो भी एक स्टेज पे जाके इनके पास चला गया था, बरतानवियों के पास चला गया था। महाराजा ने अपने फिर कुछ लोग भेजे, जिनमें कुछ अपने लोग भेजे जाके उसे कन्विंस करने के लिए, जो कन्विंस करके लाए। खैर, जब कन्विंस करने गए तो अंग्रेज़ों ने भी कहा कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वो वापस आ गया। फिर नौनिहाल सिंह उस वक्त तक बड़ा हो चुका था। नौनिहाल सिंह ने उसका इस्तकबाल किया और उसको उसकी जागीरें वापस की। महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत से लोगों को उस वक्त माफ़ किया जब उनका ख्याल था कि उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। अच्छा। मसलन निज़ामुद्दीन कसूर वाले, मसलन मुज़फ़्फ़र ख़ान, मसलन यावर ख़ान, ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह ना सिर्फ डिच किया बल्कि दुश्मनों का साथ दिया उस वक्त, यानी उनके जो दुश्मन थे, और डबल गेम की, प्ले ऑफ किया मुसलसल। यावर ने तो बहुत ही ज़्यादा किया। तो माफ़ क्यों कर देते थे? क्योंकि वो विंडिक्टिव था ही नहीं। अच्छा। यही उसकी पॉलिसी और यही वो बात है जो हमारे समझने की है। मसलन इस धरती पे एक ऐसा एक हुक्मरान था जिसने ये सोचा कि यार मेरे पास रेवेन्यू आना चाहिए, मुझे लोगों की गर्दनें उड़ा के, खून बहा के, अस्मत दरी करके और मगलूब करके, और मुझे उससे क्या मिलेगा और मैं क्यों ये करूँगा, मुझे तो रेवेन्यू चाहिए। वो हर जगह, जहाँ किसी जगह को फ़तह करते, वो पेशावर हो, मालवा हो, या मुल्तान हो, या डेरा गाजी ख़ान हो, जहाँ भी वो गए, उन्होंने उन लोगों को माफ़ किया जो भी हुक्मरान थे, और उन्हें बस ये कहा कि आप हमें सालाना इतने पैसे दे दिया करें। अच्छा। 2 लाख मुरब्बा मील का इलाका था महाराजा रंजीत सिंह के पास, और 3 लाख रुपये, उस ज़माने में 3 लाख रुपया आज बहुत ज़्यादा है, मैं तो उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 3 लाख रुपया सालाना आता था लाहौर के पास। अच्छा। और जहाँ महाराजा जाते थे वहाँ फ़तह करके उन लोगों से बस यही कहते थे कि आप हमें जो महसूल कह लें आप उसे, या उसे कंट्रीब्यूशन कह लें, लाहौर, वो लाहौर के पास आना चाहिए। और पता है कहाँ तक इनके लोग पहुँचे? कहाँ तक? लद्दाख तक। अच्छा। डोगरा जो थे वो लद्दाख तक पहुँचे हुए थे, वो चाइना के साथ डील कर रहे थे, वो नेपाल तक पहुँचे हुए थे, स्कर्दू में और लद्दाख में हुकूमत कायम कर चुके थे। एक तो ये था कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, पैसा आने के बाद फिर यहाँ मसलन सेहत है, महाराजा ने हकीम नूरुद्दीन की जिम्मेदारी लगाई कि आप चीफ मेडिकल ऑफिसर, कोई शख्स बीमार रहना नहीं चाहिए। अच्छा, टैक्स कलेक्शन का निज़ाम वही था जो मुग़लों का निज़ाम था, वही चलता आ रहा था और महाराजा ने उसी को कायम रखा था। लेकिन उनको ये कहा कि आपने टैक्स कलेक्ट ऐसे नहीं करना जाके जैसे कोई भत्ता लेते हैं, लोगों को शौक़ से, खुशी से टैक्स देना चाहिए, लोग खुद दें, ताकि लोग खुद दें, उन्हें सिक्योरिटी का एहसास हो। अब आपको ख्याल आया ना, जब वो कुछ भी नहीं थे, जब वो महाराजा नहीं थे, उन्होंने उन चीफ्टेन्स को ये कहा था, सरदारों को ये कहा था कि भाई आप प्रोटेक्शन के लिए पैसे लेते हो, लोग जो आपको पैसे देते हैं, जो टैक्स देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट करें। आप हिमालय में भाग के जा रहे हैं। ये 2 दफ़े हुआ है। 2 दफ़े जब वो सरदार भागना चाह रहे थे तो उन्होंने भागने नहीं दिया, लड़ाई की खड़े हो गए वहाँ पे। अब जब खुद हुकूमत कायम की तो फिर प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जो पैसा आएगा उसका बहुत ज़्यादा हिसाब किताब ठीक तरीके से रखा जाएगा, उस पैसे का कहाँ खर्च होना है, कैसे खर्च होना है, क्योंकि दरबार खालसा जो था उसके हुक्म पे चलते थे। वो दरबार खालसा इतना पावरफुल था कि मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि छत के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है दरबार खालसा का, और नीचे हाथी पे जा रहे हैं महाराजा। तो वो दरबार खालसा का जो बंदा है वो कहता है, ओए काने, ओए तेनू झोटा कहने देता है। उन्हें कहा तुसी जनाब। यानी रंजीत सिंह ने कहा जनाब तुसी देता है। ये मतलब ये तो दरबार खालसा वो बंदे ने शरारतन या ज़राह मजाक के बात की, लेकिन आगे से उनका हम्बलनेस आप देखिए क्या थी। दरबार खालसा के हुक्म के बगैर नहीं वो चलते थे और अबाइड बाय करते थे। मैंने किसी भी जगह पे ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने दरबार को चैलेंज किया हो। हालांकि बाद में हम देखते हैं टोगरों ने भी चैलेंज किया, दरबार की बात से निकले, और दूसरे नौनिहाल भी किसी हद तक दरबार की बात से निकले, लेकिन ख़ुद महाराजा ने कभी दरबार खालसा की बात को चैलेंज नहीं किया। और दरबार में होता कौन कौन था? वो मिनिस्ट्रियल कैबिनेट थी, आप ये समझ लीजिए। वो मिनिस्ट्रियल कैबिनेट थी जो सिख मत के पेशवा हुआ करते थे, जिनका अमृतसर में तख्त था। उस टाइम पे जो पंजाब में, लाहौर में रहने वाले लोग थे, उनके मुआशी हालात कैसे थे? महाराजा का दौर 1799 से लेके 1839 तक एक खुशहाली का दौर था। हालांकि ये वो दौर है जिसमें बहुत सी रेशा दवानियाँ भी थीं हिंदुस्तान भर में, और अंग्रेज़ भी अपने पाँव टिकाए हुए था, हर जगह पे कब्ज़े भी हो रहे थे, एनेक्सेशन भी चल रही थी। महाराजा की जो फ़ौज थी, एक तो उसकी अपनी फ़ौज थी, फिर उसने यूरोपियंस को आहिस्ता आहिस्ता नौकरियाँ दी, यूरोपियन से बहुत ज़्यादा काम लिया। क्योंकि यूरोपियंस पर ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन बहरहाल मॉडर्नाइज़ किया अपनी फ़ौज को। रंजीत सिंह के खिलाफ साजिशें हुई, अगर हुई तो उसने रोका कैसे इन्हें? साजिशें अंग्रेज़ों ने की, जैसे मैंने कहा कई दफ़े साजिश की अंग्रेज़ ने, लेकिन जब ये नज़र आया कि नहीं इस तरह से तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा, तो फिर उस साजिश को वापस भी रेसेंट कर लिया, वापस भी ले लिया। करते कैसे थे? रंजीत सिंह के पास किसी एलची को भेजा और उसको उकसाने की कोशिश की किसी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, या तो ऐसे। लेकिन रंजीत सिंह जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड से लड़ाई किया करते थे। वो ऐसे नहीं थे कि वो किसी की बातों में आके, और उन्हें पता, उन्होंने क्योंकि अंग्रेज़ों पे कभी ट्रस्ट किया ही नहीं। यूरोपियन जनरल्स का फ़ौज में शामिल होना कैसा था? फ़ायदा कुछ मिला? यूरोपियंस में एक तो वो लोग शामिल हुए जो जैसे कोर्टलैंड, कर्नल कोर्टलैंड थे या टॉमस जैकब्स थे, उनकी औलादें शामिल, रॉबर्ट डिक थे, इनकी औलादें शामिल हुई, जो कि नेटिव औरतों से उनकी औलादें थीं, वो शामिल हुए। प्राइस जो था एक बंदा अंग्रेज़ था, वो शामिल हुआ। हंगरी से लोग शामिल हुए, अमेरिका से शामिल हुए, जॉर्जिया हार्लन अमेरिका से शामिल हुए, फिर लेकिन मैवियस जर्मनी से शामिल हुए। लेकिन इन सब पे एतबार नहीं करते थे महाराजा, बल्कि मैवियस को उन्होंने निकाला भी। मैवियस को जब निकाला तो उन्होंने बहुत गाली दे के ये कहा कि ये जो अंग्रेज़, फ्रेंच और ये जो अमेरिकन और ये गोरे, ये सब एक जैसे, एक ही तकड़ी के चट्टे बट्टे, इनके ऊपर कभी ट्रस्ट ना करो, ये गुस्से में कहा उन्होंने। लेकिन जनरल एलार्ड पे, जनरल एविटेबल पे बहरहाल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया उन्होंने। और शामिल करते कैसे थे? इनका कोई वफ़द चाहता था उनसे मिलने, या वो सारे इधर आते थे? देखिए, जनरल एलार्ड जब आए हैं तो वो तो लुइस जो किंग थे उनका रुका लेके आए हैं इनके पास, या एविटेबल जब आए हैं तो एविटेबल
को वो नेपोलियन की फ़ौज से भागे हुए थे। पहले वो गए थे ईरान वालों ने इन्हें कहा था कि हमारे ताल्लुकात क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ख़राब होने का ख़तरा है, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश बैठे हुए हैं और ब्रिटिश के साथ हमारी बिगड़ जाएगी, आप वापस चले जाएँ। फिर ये अफ़गानिस्तान आए, अफ़गानिस्तान से फिर ये महाराजा की फ़ौज में। महाराजा का फिर अपनी कोई टेक्निक थी। महाराजा ने इन्हें ये कहा कि आपको सिख और पंजाबी कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मसलन ये कि आप तंबाकू नहीं पिएंगे, मसलन ये कि आप दाढ़ी रखेंगे जो सिखों का एक स्टाइल है, और शादी आप यहाँ करेंगे। इसीलिए जनरल एलार्ड ने बानो से शादी की। बानो एक हिंदू खातून थी जिससे जनरल एलार्ड ने शादी की। बाद में जनरल एलार्ड उन्हें फ्रांस ले गए। अब बानो का एक घर, फिर वो वहीं वफात भी पाई उन्होंने। उनका एक महल भी है बानो का फ्रांस में। तो जनरल एलार्ड और एविटेबल और इन तमाम लोगों ने उन सारे कोड्स को माना जो कि इनके ऊपर आयद किए थे महाराजा रंजीत सिंह ने, ताकि वो कल्चरल एक डिसहार्मनी कहीं नज़र ना आए इनके अंदर। पेशावर का एक हुक्मरान था यार अहमद ख़ान। वो अच्छा खासा मालियाना वो महसूल या जो भी टैक्स कलेक्ट दिया करता था। फ़कीर अजीज़ुद्दीन उनके पास गए टैक्स लेने के लिए, उसने टैक्स दिया, वापस आ गए। लेकिन अफ़गानिस्तान से अज़ीम ने ये कहा कि ये तुमने क्या किया है, तुम काफ़रों को जजिया टैक्स दे रहे हो, काफ़रों को ये सारे महसूलात दे रहे हो। यानी उसने उसके अंदर मुस्लिम आप समझ लीजिए नेशनलिज्म को उभारा। उससे क्या हुआ? अफ़गानों और पठानों उन्होंने हमला कर दिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया। इनकी फ़ौजें पहुंच गई, आमने सामने होगी, आमने सामने। इन्होंने ठीक ठाक पिटाई की सिखों ने यार ख़ान की। यार ख़ान माफ़ी मांग, पहले तो भाग गया, उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली। मैंने कहा ना, यार अहमद ख़ान को 2 दफ़े माफ़ किया है महाराजा रंजीत सिंह ने। उसे खैर माफ़ करके फिर उसे बिठा दिया। लेकिन ये कि उसका जो महसूल या वो जो देता था टैक्स जो देता था उस पर इजाफा कर दिया। यानी पहले वो 1 लाख दिया करता था, वो 1,10,000 कर दिया। वो फिर वो देना शुरू हो गया, जब तक कि दोबारा नहीं वो बिगड़ गया। क्योंकि दोबारा भी फिर दोस्त खान वगैरह के साथ मिलकर उन्होंने अटैक किया, लेकिन दोबारा फिर पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इस तरह पठानों और अफ़गानों का जो आप पूछ रहे थे ना, पठानों और अफ़गानों का उन्होंने रास्ता इस तरह से रोके रखा। वो पेशावर से ही आगे नहीं आने दिया करते थे। पेशावर में हरी सिंह नलवा को इन्होंने भेजा। हरी सिंह नलवा ने जमरूद में और शब कदर में कले बनाए, उन कलों में असला जमा किया, इन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेट किया, जो कि जमरूद में ही वो हरी सिंह नलवा शहीद भी हुए थे। फिर वो हुए कैसे? हरी सिंह नलवा बीमार थे वो, और इन्होंने एक्चुअली रीइंफोर्समेंट सारी काट दी। दोस्त खान वगैरह ने सब रीइंफोर्समेंट काट दी और उसके ऊपर बहुत भारी आर्टिलरी से हमला किया, जो कि इनके पास लोग बहुत कम थे हरी सिंह नलवा के पास। तो बहुत भारी आर्टिलरी से हमला किया, जिससे वो फिर शहीद हुए। अच्छा, अगर हम हरी सिंह नलवा और जनरल अबू तवेला का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में, क्योंकि दोनों ही जंगजू थे, तो कौन बेहतर था? स्ट्रेटजी किसकी अच्छी थी, पॉलिसीज़ किसकी अच्छी थी? और एक पंजाबी और दूसरा जो है वो फ्रांसीसी है। अबू जो एविटेबल थे, जनरल अबू तवेला, वो बहुत जालिम आदमी थे। जुल्म उनकी स्ट्रेटजी थी, एक मतलब आप समझें कि अमन कायम रखने के लिए जुल्म स्ट्रेटजी थी उनकी। नलवा की इस तरह से नहीं थी, या महाराजा की इस तरह से नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया ना, महाराजा तो कल्चरलाइज किया करते थे चीज़ों को और दूसरों का ख्याल रखते हुए चलते थे। लेकिन एविटेबल जब पेशावर तैनात हुए तो वो रोज़ाना नाश्ता करने से पहले 50 बंदों को मस्जिद महाबत खान के पिलर के साथ फांसी दिया करते थे। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये, वो कहते हैं कि ये ट्राइबल जो लोग हैं ये डिसिप्लिन को इसी तरह से मानेंगे। अच्छा। अब डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो महाराजा रंजीत सिंह के आने से पहले फ़ौज में नहीं था। मतलब वो तो मैंने बताया जत्था बरदार होने में और एक मुनज़्ज़म फ़ौज होने में तो फ़र्क है ना। मुनज़्ज़म फ़ौज बनाई रंजीत सिंह ने, बनवाई एविटेबल और एलार्ड वगैरह से, जो इनके जर्नल थे, क्योंकि उन्हें वो टेक्निक आती थी कि लोगों को किस तरह से आपने फोकस करना है, कंसंट्रेट किस तरह करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है। शुरू शुरू में जो पंजाबी फ़ौजी हुआ करते थे वो हंसते थे इस बात पे कि वह कि सवेरे सवेरे परेड करते फिर रहे हैं, लेकिन गाहे गाहे ये एहसास हुआ कि ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है।
यूरोपियन जब आए पंजाब में महाराजा की फ़ौज में, तो आर्टिलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, इन्फेंट्री में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, गन्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अगर 88 गन्स हैं तो वो 144 हो गई। अगर एक जगह पे 800 लोग कैवलरी में काम कर रहे हैं तो वो 4500 हो गए। अगर एक जगह 8000 लोग हैं इन्फेंट्री में तो वो 27000 तक पहुंच गए थे महाराजा की वफात तक। अच्छा। इतने ज़्यादा लोग, लेकिन जो महाराजा कैलकुलेट नहीं कर सके ठीक तरीके से, जिसका खमियाजा बाद में जाके शेर शाह को भी भुगतना पड़ा, महारानी चांद कौर को भी भुगतना पड़ा, वो ये था कि इन सब के पैसे आया करते थे उस टैक्स से जो कि राजे महाराजे और वो जो आसपास के इलाके से टैक्स कलेक्ट हुआ करता था, वहाँ से आकर इस फौज के बनने से पहले 1822 से पहले महाराजा रंजीत सिंह इन तमाम इलाकों को फतेह कर चुके थे। यहाँ से जो मालियाना इन्होंने लेना होता था वो तय हो चुका था। कश्मीर से आगे जा नहीं सकते थे, सिंध में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि उनके साथ वैसे भी मुआहिदा था। अब वो पैसा कहाँ से आना था? वो पैसा जो सैलरीज थी वो पेंडिंग होती थी सिपाहियों की। जो जर्नैल थे या जो ऑफिसर्स थे उनकी तनख्वाहें मिल जाया करती थी, लेकिन सिपाहियों की नहीं मिलती थी। सिपाहियों की जो तनख्वाहें हैं वो 2-2 साल तक भी लेट हो जाया करती थी। अच्छा। क्योंकि टैक्स आएगा, कलेक्ट होगा, जमा होगा, फिर वो निकलेगा, फिर उन तक पहुँचेंगी। उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक तो फ़ौज में रिक्रूट करते हुए मेरिट को नहीं अपनाया गया। यानी जब आप फ़ौज में आ गए फिर तो आपकी ट्रेनिंग जनरल अलॉट कर रहे हैं या एविटेबल कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो आप मुनज़्ज़म फ़ौजी बन रहे हैं, लेकिन जब आप फ़ौज में आ रहे हैं तो किस तरह से आ रहे हैं? वो रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी थी वो मेरिट बेस्ड नहीं थी। वो ये था कि कोई डेरेदार या जो गाँव के बड़े हैं वो जिसे नॉमिनेट कर देते थे वो आ जाया करते थे 10-10, 12-12 की टोलियों में। आप अपने 6 कज़न्स को, दोस्तों को लेके 12-15 लोगों को लेके पहुंच गए। हट पैर ताड़े चौड़े ने, लंबे ऊंचे हैं, वो होते ही थे पंजाबियों के, तो वो भर्ती हो गए। अब वो भर्ती हो गए, ट्रेनिंग हो गई, लेकिन जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो उनके अंदर एक नफ़रत पैदा हुई यूरोपियंस के लिए, क्योंकि यूरोपियंस की तनख्वाहें उसी रैंक के पंजाबी ऑफिसर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, जो कि उन्हें खटकता था। फिर उनकी अपनी तनख्वाहें मिल ही नहीं रही सिपाहियों की। उनके अंदर ऑफिसर्स के लिए बगावत के जर्म्स पैदा होते थे। फिर उन सिपाहियों को जो डेरेदार थे, जो उनके एल्डर्स थे, वो बगावत करने के लिए उकसाते थे कि छड़ो पर कितने तुझी काम फांस गए हो। फ़ौज के अंदर बहरहाल अनईजीनेस पैदा हो गई थी, जो आगे रह के शेर सिंह के दौर में हमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो भी क्या इतने जालिम थे जैसे उनके यूरोपियन जनरल जालिम थे? नहीं, मैंने आपको अर्ज़ किया ना, महाराजा ने किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी। तो वो मान कैसे जाते थे कि उनके यूरोपियन जनरल्स जो हैं वो 50 लोगों को फांसी दे रहे हैं सुबह? वो मेरा ख्याल है किसी के मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते थे। मतलब सल्तनत तो उन्हीं की थी। सल्तनत उन्हीं की थी, क्योंकि वो ट्राइबल जो लोग थे उन्हें शायद महाराजा भी समझते होंगे उनको सीधा करने का यही तरीका। अगर डिसीजन महाराजा खुद ले रहे होते पेशावर में, पेशावर और लाहौर का बहुत फ़र्क था, अगर वो डिसीजन ले रहे होते तो मेरा ख्याल है वो किसी और तरीके से उन्हें गेट राउंड करते या कन्विंस करते या उन्हें कोई अपना हमनवा बनाते। उनकी टेक्निक कुछ और होनी थी। मिसलों की लड़ाई बहुत शदीद लड़ाई थी, एक जो कत्ल व गारत की तरफ मामला चले गए थे। इन्होंने नकई ख़ानदान की लड़की से शादी की, कन्हैया ख़ानदान से शादी की, कहीं शादियां करके, कहीं तोहफे तहफ़ दे के, कहीं जागीरों में हिस्सा दे के इन्होंने कन्विंस किया। और महाराजा को ये पता था कि लोग इंसान के मफाद से ज़्यादा ना मज़हब ज़रूरी है, ना रेस, ना ज़बान, कुछ भी इंसान के मफाद से ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, बट महाराजा को के जहन में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कहीं ना कहीं, इसलिए वो लोगों के इंटरेस्ट को केटर करता था। हाँ, कोई ख्वाहिश पसे दामाने वफ़ा मुझसे पोशीदा मेरे पेशे नज़र होती है, वो इस तरह का मामला है। तो महाराजा लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करते थे, एविटेबल ऐसा नहीं करते थे। इसलिए एविटेबल का खौफ था, खौफ बिठाया था उसने। ये मुंतज़िम पे होता है कि वो खौफ से कायम रखता है, रियाया को अपने साथ मिलाता है या उनके दिल जीत के। तो महाराजा ने दिल जीते हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें 1499, 1699 और 1799, ये सिख हिस्ट्री में इतने अहम साल क्यों हैं? 1499 तो इसलिए अहम है कि बाबा गुरु नानक देव जी ने सिख मत का आगाज़ किया था, और 1699 इसलिए कि
प्रेडिक्शन की थी तेग बहादुर जी ने कि पंजाबी रियासत कायम होगी, और 1799 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पंजाबी रियासत कायम हो गई। मैंने बताया ना, रंजीत सिंह तो ये कहते थे ना कि ये सिख रियासत नहीं है, ये पंजाबी रियासत है। वो पंजाबी नेशनलिज्म के लंबरदार थे। हम अगर नहीं मानते या हम उनके मुजस्समों को तबाह करते हैं या ख़राब करते हैं तो ये तो हमारी बदकिस्मती है। ये भी इल्ज़ाम लगता है कि सिखों ने मुग़लों की कब्रों से, लाहौर के अंदर जो थी, उस पर से कीमती पत्थर और जो हीरे जवाहरात थे वो चुराए। क्या इसमें कोई हकीकत है? ब्रिटिश ने किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ से इक़्तिदार जिससे लिया है उसको मलाइन भी किया। कोहिनूर हीरा तो वो ख़ुद छीन के लेके गए। यहाँ इन मकबरों में ऐसा कीमती जवाहरात वो कौन से लगे हुए थे कि जो उखाड़ के महाराजा ले गए? इनमें तो कीमती पत्थर ही हो सकता था ना, कोई कीमती पत्थर ही हो सकते हैं, कोई जवाहरात तो उस तरह से नहीं हो सकते। तो वो जो कीमती पत्थर हैं वो तो हमें आज भी वैसे के वैसे नज़र आते हैं, राजस्थान से मंगवाए हुए थे। मसलन अगर आप जाते हैं जहांगीर के मकबरे पे तो आपको वो सारे पत्थर वैसे नज़र आते हैं जो बग़ैर कटे हुए अनकट पत्थर है, जिनका तावीज़ है, वो आपको वो सब बेल बूटे बने हुए नज़र आते हैं। गो कि उनको अब दोबारा इन्होंने ठीक किया है। एक्चुअली महाराजा को मलाइन किया गया बहुत बुरी तरह से। ऐसे कहा गया कि बादशाह मस्जिद में उन्होंने घोड़े बांध दिए थे, मस्जिद दाईगंगा के अंदर उन्होंने असला रख दिया था, या मोरा के साथ वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के एक मीनार के अंदर रात गुजारी उन्होंने। अब इनके कोई भी शवाहिद हमें कहीं नहीं मिलते, लेकिन आप अंग्रेज़ ने उनको मलाइन ऐसे किया कि आपको लगता है कि जैसे वो कोई ऊल जलूल सा आदमी होगा, घोड़ों और औरतों का शौकीन था, बस घोड़ों और औरतों के अलावा उसे कुछ सोचता नहीं था, अनपढ़ जाहिल था। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में ये भी मशहूर है कि एक घोड़ी के लिए उन्होंने 12,000 फौजी दाव पे लगा दिए। घोड़े पालने का शौक़ आज भी हमारे सियासतदानों को है ना। घोड़े रखने का शौक़ कुतुबुद्दीन ऐबक को भी था, और वो तो ज़माना ऐसा था वहाँ तो सवारी ही घोड़ा थी। ये जितने मैंने नाम लिए हैं अब तक के, जिन सरदारों से वो मालियाना लिया करते थे या टैक्स लिया करते थे, वो टैक्स के साथ साथ घोड़े भी दिया करते थे। हाँ, एक उनकी बड़ी मशहूर 2-3 घोड़ियाँ और घोड़े हैं जो उन्हें बहुत पसंद थे। एक जंगजू को घोड़ा ही पसंद हो सकता है, वो 10-10 घंटे घोड़े पे गुजारते थे। और ये भी कहा जाता है कि अगर उन्हें कुछ बहुत अच्छा सोचना होता तो तब भी घोड़े पे ही सोचते थे। वो तो फिर भी पंजाब और हिंदुस्तान के अंदर अंदर ही रहते थे घोड़े, वरना हमने तो ऐसे ऐसे जंगजू और ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हज़ारों मील का सफ़र करते हैं घोड़ों के ऊपर, जैसे चंगेज़ खान की हमने बात की थी। तो घोड़े पालना या घोड़े रखना या घोड़ों से मोहब्बत होना, ये ऐसी जैसे आज हम गाड़ियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ बातें एग्जेजरेट भी करते हैं, हमारे जो मौरख़ीन हैं वो बहुत मुबालगा राई करते हैं। मसलन ये कि जी वो सड़कें साफ़ हो रही थी और उनके ऊपर गुलाब का इतर छिड़का जा रहा था क्योंकि इस पे लैला ने आना था जो कि उसकी घोड़ी थी, उसके नथनों में कोई मिट्टी का ज़रा ना चला जाए। ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ एक मुबालगा राई है, वरना नॉर्मली घोड़ों का बहुत से लोगों को शौक़ था, तो महाराजा को भी शौक़ था। 12,000 जो लोग उन्होंने मारे थे वो घोड़ी के लिए नहीं मारे थे। इस पे लैला की एक और भी कहानी है कि यार मोहम्मद ख़ान ने कहा कि मेरे पास नहीं है, वो काबुल चली गई है, और यार मोहम्मद ख़ान का कोई बच्चा था जो वहाँ बैठा हुआ था दरबार में, उसने महाराजा को बता दिया कि घोड़ी वहीं पे है काबुल में, और महाराजा ने हमला कर दिया। ओ भाई, पेशावर में बहुत बड़ी साजिश हुई थी, अफगानों ने और पठानों ने मिल के तख्ता उलटने की इनकी कोशिश की थी, इनके सामने एक जंग करने की कोशिश की थी, क्योंकि अफगानों ने उकसाया था पठानों को कि आपने मालियाना क्यों दिया है काफिरों को, जिसके लिए महाराजा ने अटैक किया था। वो इस पे लैला के लिए अटैक थोड़ी करना था उसने। जब रिसर्च में कर रहा था तो बीबीसी पे मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा, उसमें इकबाल कैसर साहब को कोट करके लिखा गया था कि रंजीत सिंह दरबार लगाते थे एक कोठे पे, माई मोरा का जो कोठा था उसके ऊपर। इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो है कि मुझे माई मोरा का कोठे का पता नहीं कि माई मोरा का कोठा था, ये वो अमृतसर में होगा जहाँ वो रक्स वगैरह करती होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि माई मोरा के घर के पास एक नाला सा बहता था जिसके ऊपर पुल नहीं था, महाराजा ने वहाँ पुल बना दिया, और पुल बहुत अरसे तक, क्योंकि हमारे बुरे मायनों में कंजरीदा पुल उसको कहते थे, तो जिससे लगता है कि वो ज़ाहिर रकासा थी, और वो उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं
कैसे कहूँगा, मैं जानता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, कि ये मुझे पता है कि वो रक्कासा थी। फिर यहाँ जब वो आई तो यहाँ कोई कोठा नहीं था उनका, कभी भी नहीं रहा। अच्छा। मतलब यहाँ कोई कोठा, हाँ एक हवेली थी जो लोहारी में बनवाई थी रंजीत सिंह ने मोरा के लिए। अगर वहाँ बैठ के अगर कोई मीटिंग कर लेते हो तो वहाँ दरबार लगाना तो नहीं। दरबार मैंने पहले भी बता दिया कि वो रिवायती अंदाज में दरबार लगाते भी नहीं थे कि तख्ते ताउस पे आके बैठ गए और आसपास कनीज़ें खड़ी हैं और वो पंखा आहिस्ता आहिस्ता उन्हें, ऐसे नहीं होता था, और शराब की बोतलें पड़ी हैं, यंग, ऐसा नहीं था। वो बहुत सादा आदमी थे और सादगी से जहाँ बैठते थे वहीं मीटिंग करते। घोड़े के ऊपर बैठ के मीटिंग कर लिया करते थे, चलते चलते मीटिंग कर लिया करते थे। फ़ौज में इनकी भी टेक्निक वही थी, भगाने वाली दुश्मन को। तो एक तो कोई दरबार नहीं था और कोठा नहीं था, फिर कोठे के ऊपर दरबार सजता नहीं था। हाँ एक मस्जिद थी जो उन्होंने बनवाई थी मोरा ने, क्योंकि मोरा कुछ अरसे के बाद माइल हो गई थी सोशल वर्क की तरफ और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, और उसके बाद उसने मस्जिद बनवाई थी। वो मस्जिद मोरा सरकार के नाम से बात चलती भी थी, क्योंकि उनके काम हो जाया करते जिनके काम वो करना चाह रही होती थी। प्यार करते थे मोरा से? प्यार करते थे तो वो इतनी दूर गए बयाने के लिए। उसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि माई मोरा से शादी नहीं की थी। देखिए भट्ट साहब, शादी इजाबो कबूल है ना। शादी कैसे होती है? शादी तो यही है ना कि आप 3 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को, एक ग्रुप को, एक ग्रोह को ये बता दें कि जी मैं इस खातून को पसंद करता हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ या ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। यही है ना शादी तो। हाँ अगर उनके मुख्तलिफ तरीके थे। जैसे कुछ ख़वातीन को उन्होंने चादर में ले लिया था। वो चादर में लेना तो होता है कि आप, जैसे उनके कुछ सिपा सालार थे, कुछ दोस्त थे, कुछ वो जिनकी जो बेवगान थी उनको चादर में ले लिया। उनसे फिर बच्चे भी पैदा हुए। वो बच्चे, इल्ज़ाम लगता है कि पता नहीं किसके बच्चे थे, उन्होंने बच्चे कहीं से अडॉप्ट कर लिए और रंजीत सिंह को पेश कर दिए। मतलब शादी करने से महाराजा को रोक कौन सकता था? दरबार खालसा ही रोक सकता था, और तो कोई नहीं रोक सकता। दरबार खालसा ने इस चीज़ पे एतराज़ किया था कि मोरा के साथ शादी क्यों कर रहे हो, जिसके लिए कि उन्हें वो कोड़े भी खाने पड़े 25। अब ये भी मुबालगा, मुझे ये तारीख़ की किताबों में ऐसी चीज़ें, ऑथेंटिक किताबों में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई कि रेशम का एक कोड़ा बनवाया गया, वो रेशम के कोड़े से 25 कोड़े मारे गए और फिर उन्होंने शादी कर ली। उसकी रीज़न ये थी कि मुसलमान थी माई मोरा। हाँ मुसलमान के साथ तो शादी नहीं कर सकते थे, तो लेकिन उन्होंने मुसलमान कर ली थी। कि उन्होंने सिर्फ मोरा से तो नहीं की, उन्होंने तो गुलबहार बेगम से भी की थी बाद में। कहते हैं वो भी एक रकासा थी और माई मोरा ने ही शादी करवाई थी। माई मोरा ने शादी करवाई थी, गुलबहार बेगम से की थी। गुलबहार बेगम के वालिद ने ये कहा था कि वो नंगे पाँव चल के आएँ, तो ये नंगे पाँव चल के गए थे उनका रिश्ता मांगने के लिए। इकबाल कैसर साहब के मुताबिक महर मौकम जो थे उनकी लड़ाई थी माई मोरा से, और उन्हें पसंद नहीं था कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो उसके पास जाएं। तो इस पर माई मोरा ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें फिर से, सब्ज़ी बेचते थे वो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम फिर से मजबूर हो जाओगे, तुम जाके प्याज बेचो। और ऐसा हुआ भी। ये भी उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसमें सच्चाई है कुछ? वेरी सॉरी टू से, इकबाल कैसर साहब बहुत ही पढ़े लिखे आदमी और पंजाबी के एतबार से तो बहुत दरक रखते हैं पंजाबी। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी ने उनका नाम लेके लिखा है तो उन्हें चेक करना चाहिए ये फैक्ट। ऐसा नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोहकम चंद बहुत ही काबिल आदमी थे। मोहकम चंद वो शख्स हैं जिन्होंने अंदर आने का रास्ता हमवार किया था लोहारी दरवाज़े से रंजीत सिंह का। और माई मोरा भी ऐसी खातून नहीं, मैंने बताया वो सोशल वर्क की तरफ माइल हो गई थी, एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ माइल हो गई थी, अलग थलग रहना शुरू हो गई थी। अगर ज़ाती अनाद पे वो लोगों को सब्ज़ी बेचने पे लगा दें या रांदा दरगाह कर दें तो ये उनको बिल्कुल जेब नहीं देता था। फिर उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे कि हमें नज़र आता है हकीकतन। यानी मोरा सरकार कहा जा रहा है और वो सोशल वेलफेयर के काम कर रही हैं। लोग महाराजा के पास नहीं जा रहे, उनके पास जा रहे हैं अपने मसाइल के हल के लिए। उनको ज़रूरत नहीं थी कि मोहकम चंद को वो सब्ज़ी बेचने पर लगा देती। यानी कि दरबार से बेदखल किया गया मोहकम चंद को, यही हुआ होगा ना। ऐसे ही है। दरबार से बेदखल किया गया, जायदाद जब्त कर ली गई और उन्हें टके टके का मोहताज कर दिया गया। उस बेचारे ने मजबूर हो गए सब्ज़ी लगानी शुरू कर दी। ये किसी भी ऑथेंटिक किताब में, चाहे वो सिखों की लिखी हो चाहे मुसलमानों की लिखी हो, कहीं से अगर आपको मिले तो आप मुझे ज़रूर इनायत कीजिएगा, मैं आपका ममनून हूँगा। महाराजा का कौन सा वो शौक़ था जो पूरा ना हो सका?
हाँ, महाराजा का एक शौक़ बहरहाल था, वो था कि कोई उनके हरम में कोई अंग्रेज़ औरत भी हो, तो वो आखिरी वक्त तक कोई अंग्रेज़ औरत उनके हरम में नहीं थी। इसका इजहार भी किया उन्होंने बल्कि किसी एक अंग्रेज़ था जो उनसे मिलने के लिए आया, उन्होंने कहा ओए तुसी ब्याह नहीं करते? उन्होंने कहा कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा तू क्यों नहीं कीता? उन्होंने कहा जी मैं लिखा है, लिख के दिता है, मैंने हुकूमत ने ऐसी बीवी दी नहीं। फिर ये भी कहा उस अंग्रेज़ से महाराजा ने अजराहे तफन्नुन, ओए लाड़ दियाँ किनियां बीवियां ने? उन्होंने कहा जी एक ही है। कहते यार तुम एक ही रख दो। उन्होंने कहा जी एक ही रखनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर हम खड़क सिंह की बात करें तो वो कैसे इंतज़ाम संभालते थे? खड़क सिंह बहुत इंडोलेंट थे, बहुत कैजुअल, बहुत अच्छे मुंतज़िम नहीं थे, बिल्कुल अच्छे मुंतज़िम नहीं थे। वजह क्या है उसकी? वजह कि बहुत ज़्यादा शराब के रसिया थे, अफ्यून बहुत में लगे रहते थे, और फिर उन्होंने महाराजा ने इनसे कहा कि डोगरा ख़ानदान को अपने करीब रखिए। डोगरा ख़ानदान का बहुत असर था दरबार पे, खालसा दरबार पे, लेकिन इन्होंने बाजवा साहब को रखा हुआ था, कोई चेत सिंह बाजवा उनका नाम था। वो चेत सिंह बाजवा पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते थे, जिनसे कि डोगरे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। और कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने नौनिहाल सिंह से के ज़रिए साजिश करके उन्हें स्लो पॉइजनिंग करवाया, लेकिन ऐसा नहीं था। नौनिहाल ने इनफैक्ट खड़क सिंह को शुरू से कबूल ही नहीं किया था। नौनिहाल का ये ख्याल था, क्योंकि खड़क सिंह ने सक्सेशन के लिए जब उन्हें नहीं बनाया जा रहा था, क्योंकि महाराजा उन्हें को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो किसे पसंद करते थे? वो नौनिहाल को पसंद करते थे, या इवन शेर सिंह को पसंद करते थे। खड़क सिंह भी उन लोगों में से था जिसने अपील अंग्रेज़ से की कि मुझे आप सक्सेशन के लिए कंसिडर करें। अब आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ किस हद तक डोमिनेट किए हुए था वहाँ उस पॉलिटिक्स में। तो खड़क सिंह ने वैसे कहा, जिससे नौनिहाल को ये इंदिया मिला कि खड़क सिंह पंजाब को अंग्रेज़ के हाथ देने जा रहे हैं। और नौनिहाल एक डिफरेंट बच्चा था तो बच्चा ही वो, लेकिन बहरहाल बहुत समझदार भी था, बहुत अच्छे अज़ाइम के साथ। उसने अपने बाप की मुखालफत की, वहीं वो हवेली के अंदर ही बहुत ज़्यादा मुखालफत की, और लेकिन कुछ अरसे बाद फिर वो मारी गए। डोगरा सरदारों ने सिख शाही ख़ानदान के अंदर साजिशें की थी? ये एक ऐसा मसला है जिसके हतमी तौर पे जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, खड़क सिंह की चिता जलाई जा रही है। खड़क सिंह की चिता जलाने के बाद नौनिहाल सिंह हवेली वापस आ रहे हैं। साथ उधम सिंह है जो कि गुलाब सिंह का भतीजा है, और ख़ुद ध्यान सिंह है। इन सब पे गिरती है एक चट्टान जो कि रोशनाई दरवाज़े की एक रिज है, वो गिरती है। अब कुछ लोग मौरख़ीन ये कहते हैं जी क्योंकि तोपों की सलामी दी गई थी तो उसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई दीवारें और वो ऊपर से गिर गई। कुछ ये कहते हैं कि भाई ऐन उस वक्त ही गिरनी थी जब वो नीचे से गुजर रहे थे, लेकिन वो गिरी। उधम सिंह मौके पे हलाक हो गए और थोड़ी बहुत बाकी लोगों को चोटें आई, इनकी गर्दन टूट गई पर नौनिहाल सिंह की, लेकिन ये ज़िंदा रहे। अब एक और मौक़िफ़ है कि नौनिहाल सिंह को 4 को हार उठा के हवेली में लेके आए। अब जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि पहले मैंने देखा कि खून की एक लकीर है जो जारी है उनके सर से, लेकिन जब मैं कुछ देर बाद वापस आया तो मैंने देखा कि सारा फ़र्श खून से भरा पड़ा है, जिसका मतलब है कि उन्हें वहाँ किसी ने ज़ाहिर है कोई चोट पहुँचाई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बहा है। फिर उन 4 कोहारों में से 2 कोहार मार दिए गए और पता ही नहीं चला कहाँ गए, और 2 भाग गए, 2 पंजाब ही छोड़ के भाग गए। अब ये डोगरों ने करवाया तो कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि डोगरे खड़क सिंह के ख़िलाफ़ ज़रूर थे, इस बात के खिलाफ थे क्योंकि वो चेत सिंह बाजवा को अपने करीब रखते थे और डोगरे खड़क सिंह से जान छुड़वाना चाहते थे। इसलिए ध्यान सिंह ने कोई ऐसी हो सकता है साजिश की हो कि नौनिहाल, लेकिन फिर नौनिहाल को क्यों मरवाना चाह रहा था वो, ये भी एक फैक्ट है। फिर वो उस वक्त क्यों मरवाना चाह रहा था जब उसका अपना भतीजा उधम सिंह उसके साथ था, और उधम सिंह मौके पे मर भी गया। फिर उनकी माँ चंद कौर, उनका भी कत्ल हो गया। फिर कत्ल जिन नौकरानियों ने किया उनको भी मार दिया। तो ये साजिश नहीं हो रही थी उस हवेली के अंदर? चंद कौर के बारे में तो ये कि ध्यान सिंह की और चंद कौर की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। किस बात पे? चंद कौर जो है वो महारानी बनने जा रही थी। पहले तो जब ये शेर सिंह को बनाना चाह रहे थे, ध्यान सिंह महाराजा बनाना चाह रहे थे, उसने ये कहा कि नौनिहाल सिंह की जो बीवी है वो
एक उम्मीद से है और उनका जो बच्चा होगा वो बनेगा, अच्छा। महाराजा बनेगा। ध्यान सिंह ने चंद कौर से कहा कि शेर सिंह को बनाया जाना चाहिए और आप इस पे राज़ी हो जाएं। चंद कौर ने कहा कि मैं उस बास्टर्ड को कैसे बना सकती हूँ, मतलब उन्होंने पंजाबी में बहुत बुरी गाली दी और शेर सिंह को कहा, आप समझते हैं ना मोहब्बत महताब को, और फिर वो कहाँ से आ गए तारा सिंह और शेर सिंह। कहा जाता है कि वो रणजीत सिंह की औलाद नहीं थे, बाद में रणजीत सिंह ने उन्हें कबूल कर लिया था। ये ताना दिया चंद कौर ने, लेकिन वो कहते रहे बार बार कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इस साजिश का हिस्सा ना बनो, इस साजिश में ना आओ, तुम संभाल नहीं पाओगी इस पूरी सल्तनत को, ये जो पंजाब की सल्तनत है। तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, चीफ एडवाइज़र बन जाओ, कोई बड़ा से बड़ा ओहदा ले लो, लेकिन महारानी ना बनो। अच्छा। ये ध्यान सिंह ने बहुत समझाया चंद कौर को, लेकिन चंद कौर नहीं मानी और वो महारानी बन गई और ध्यान सिंह को वहाँ से फारिग करके संध्या वाला जो सरदार थे उनको अपने करीब कर लिया। अब संध्या वाला सरदारों के साथ उनकी वैसे भी बहुत ज़्यादा चपकलिश थी डोगरों की। 1.5 महीने के अंदर अंदर शेर सिंह उठते हैं और वो धावा बोल देते हैं लाहौर पे। फौज में वो तनख्वाहें ना होने की वजह से, सैलरीज वक्त पे ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और अनइजीनेस थी। शेर सिंह ने वादा किया कि वो वक्त पे तनख्वाहें देगा और उसने बहुत सी फ़ौज के बहुत से लोगों को अपने से मिला भी लिया था और वादा करके वो वक्त पे तनख्वाहें देगा। जिंद कौर ने भी बहुत सा पैसा खर्च किया तनख्वाहें देने के लिए, लेकिन उतनी फ़ौज उसके पास नहीं थी जितनी शेर सिंह के पास थी। जब शेर सिंह ने हमला किया 1.5 महीने के बाद, तो महारानी को छोड़ना पड़ा, तख्त छोड़ना पड़ा। वो तख्त वो फिर चली गई अपनी हवेली में, वापस चली गई। उस बाद में उस हवेली के अंदर उन नौकरानियों ने उनको कत्ल किया। नौकरानियों को सज़ा देने के लिए नाक और वो काटे जाने की सज़ा दी गई, तो नौकरानियों ने ये कहा कि हमें शेर सिंह ने कहा था ये करने के लिए। अच्छा। तो लेकिन वो कभी बात सामने नहीं आ सकी। ध्यान सिंह जो था वो सल्तनत के साथ लॉयल था या उसने भी साजिशें की? इस पे बड़ी मुख्तलिफ राय है। इस पे बहुत से मौरख़ीन ये कहते हैं कि ध्यान सिंह ही लॉयल था सल्तनत के साथ। उसने बहुत, अगर ये कहता था कि चेत सिंह बाजवा को करीब ना करो, अगर वो ये कहता था कि खड़क सिंह को अंग्रेज़ों की गोद में नहीं बैठना चाहिए, अगर वो ये कहता था कि मतलब वो अगर ख़ुद डोगरों की, क्योंकि डोगरे बहुत दूर तक जा चुके थे। डोगरे मैंने बताया ना, लद्दाख तक और नेपाल तक और चाइना के साथ अग्रीमेंट और ये वहाँ तक जा रहे थे, और अगर उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, उसे पता था कि अगर ये हमें अपने करीब रखेगा, लेकिन उसने नहीं रखा, वहाँ भी ठीक था वो। फिर जब उसने नौनिहाल को बनाया, महाराजा बनाया उसके लिए, तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर भी, मतलब ध्यान सिंह ने क्यों ऐसे करना था कि उसको मार देता, ये भी मौरख़ीन इस बात पे हैं। फिर जब वो समझा रहा था चंद कौर को कि मत बनो महारानी, ये साजिश हो रही है, तो उसका मतलब उसे पता था कहीं ना कहीं कुछ साजिश हो रही है, हो सकता है अंग्रेज़ों की तरफ से हो रही हो। अच्छा, मौरख़ीन ये भी कहते हैं कि संध्या वाला जो थे, जो अजीत सिंह और अतुल सिंह, वो ब्रिटिश के ईमा पे काम कर रहे थे। ब्रिटिश ने ही दोबारा उनको प्लांट किया था, वापस भेजा था। उनकी जागीरें जो वापस करवाई थी वो ब्रिटिश ही के कहने पे करवाई थी। और हम फिर देखते हैं कि संध्या वालों ने शेर सिंह को अंग्रेज़ों की बनाई हुई एक राइफ़ल दिखाते हुए गोली मार दी। तो ऐसे भी फिर संध्या वालों ने बड़े ट्रैप किया ध्यान सिंह को। ध्यान सिंह ट्रैप हो गया, उसको बुलाया, हवेली में बुलाया, और बुलाने के बाद ध्यान सिंह का भतीजा और ध्यान सिंह का भाई वो शहर से बाहर रहे, वो नहीं आए। उन्हें जब खबर मिली कि ये ध्यान सिंह गया और ध्यान सिंह को कत्ल कर दिया उन्होंने, तो वो फिर वहाँ से भाग गए। लेकिन ध्यान सिंह तो ख़ुद उस ट्रैप में आ गया बड़ी आसानी से। इसका मतलब है कि ध्यान सिंह शायद ज़्यादा लॉयल था। अगर हम देखें, शेर सिंह जो है उसने सैयद अहमद शहीद, उनके साथ एक जंग हुई, वो फ़ैसला ठीक था? उस पर रंजीत सिंह का क्या मौक़िफ़ था? नहीं, वो यहाँ हमें फिर देखिए, हम जहाँ जो कंपैरिजन करते हैं जिस पे लोग नाराज़ शायद हों, लेकिन हमें मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ही करना चाहिए। हम रंजीत सिंह को कहीं भी सिवाय अपनी ज़ात के सिख मज़हब को बहुत ज़्यादा किसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए या किसी पे मुंतबिक करते हुए नहीं देखते। उसकी ज़ात की हद तक था, वो सब कुछ वो वो करता था। वो पंजाबी नेशनलिज्म की बात कर रहा है, वो पंजाबी नेशनलिज्म को ही प्रमोट करता रहा। उसके पास, जैसे हमने पहले बात की कि सिख, हिंदू और मुसलमान सभी हैं। सैयद साहब वही
मकसद लेके चले जो शाह ज़मान ने प्रोफेस किया था। फ़र्क ये है कि शाह ज़मान ने पोलिटिसाइज़ किया, वो एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे लेके चल रहा था। सैयद साहब यकीनन फेयर होंगे इस चीज़ में कि मुसलमानों की हुकूमत कायम हो, मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है और इस्लाम का बोलबाला हो हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वो एक मजहबी आदमी थे। पहले वो सिंध में गए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। ये जब ब्रिटिश को पता चला, जब सिखों ने इस बात पे एहतजाज किया ब्रिटिश के सामने कि सैयद साहब कुछ लोग इकट्ठे कर रहे हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि जंग या लड़ाई का बायस बन सकती हैं, तो अंग्रेज़ों ने इस बात को दरखुर एतना नहीं समझा। अच्छा। इसका मतलब है कि वो सैयद साहब को ये मौका दे रहे थे कि आप बंदों को इकट्ठा करें। बल्कि उन्होंने कहा भी, वो गवर्नर जनरल ने कहा भी कि हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आपके मजहबी नज़रियात क्या हैं, अगर लोग आपके साथ हैं तो वी आर नॉट बॉदर्ड। In fact, they were bothered. They were not bothered about the Muslims, they were bothered about the Sikhs. क्योंकि जब पेशावर की फतेह हुई दोबारा और अफ़गानों को बिल्कुल पीछे फेंक दिया रंजीत सिंह ने, तो वहाँ से उनके कान खड़े हो गए अंग्रेज़ों के कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो कायम करने के लिए जा रहे हैं रंजीत सिंह पंजाब के अंदर, पंजाब में, पंजाब मतलब अफ़गानिस्तान तक आप समझ लीजिए, कम अज़ कम पेशावर तक। यानी पहले तो ये था ना कि वो काबुल से कोई उठता था या अगर कोई पठान अगर कोई चैलेंज करते थे तो वो एक बदअमनी और लड़ाई और ये सारा मामला होता था, तो उससे फ़ायदा उठाया करते थे अंग्रेज़। सबको स्टैंडर्डाइज करके रखते थे, कभी आपको ज़रूरत पड़ रही है उनकी, कभी काबुल वालों को पड़ रही है, कभी पेशावर वालों को पड़ रही है, तो वो सब उनके पास जाते थे। अब जब वंस एंड फॉर ऑल उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया अफ़गानों को और पेशावर के ऊपर मुकम्मल तौर पर 2 दफ़ा माफ़ किए यार मोहम्मद ख़ान को। उन्होंने 2 दफ़ा यार मोहम्मद ख़ान तहे तेख करना चाहता था रंजीत सिंह को, रंजीत सिंह ने दोनों दफ़ा उसे माफ़ किया और वहाँ बिठाया। अब उसका कॉन्फिडेंस चेक करें रंजीत सिंह का। तो वहाँ अंग्रेज़ों के कान खड़े हुए। ये कहा जाता है, अभी मैं नहीं कहता, ये सिख मौरख़ीन कहते हैं, वो गलत कहते हैं सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। सैयद साहब की जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको जानबूझ के होने दिया अंग्रेज़ों ने और कोई एहतजाज भी नहीं किया ताकि सैयद साहब खड़े हो जाएं पंजाबियों के ख़िलाफ़। और फिर जंग हुई कैसे? फिर वो चले गए पेशावर। सैयद साहब पेशावर में उन्हें फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, बहुत से लोग इकट्ठे हुए। लेकिन एक फ़र्क था, रंजीत सिंह के पास डिसिप्लिन्ड फ़ौज थी, नज़्म व ज़ब्त वाली फ़ौज थी, एक ट्रेंड फ़ौज थी जो कि फ्रांसीसी जनरलों और बाकी लोगों ने ट्रेन किया हुआ था। सैयद साहब के पास मजहबी ज़ील था, जोशो जज्बा था। अब महज जोशो जज्बे से तो आप जंग नहीं लड़ सकते ना। तो ये हुआ कि ये शेर सिंह ने इन्हें फॉलो किया और बालाकोट के मुकाम पे इनकी लड़ाई हुई। वहाँ सैयद साहब शहीद हो गए, साथ उनके साथी भी थे शाह इस्माइल। हाँ, शाह इस्माइल भी शहीद हो गए। और ये भी कहा जाता है कि शेर सिंह ने उन्हें बहुत ज़्यादा ऑनर किया। अच्छा। ऐसे ऑनर किया कि अपनी चादर उनके ऊपर दी और उन्हें लहद में उतारा। और ये बात जब महाराजा को पता चली, महाराजा रंजीत सिंह को, तो उन्होंने ये कहा कि सैयद साहब एक बड़े अच्छे आदमी थे लेकिन थोड़े से मिसगाइडेड थे, उन्हें किसी ने भड़काया था, ये जो इस तरह की बात। और उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया शेर सिंह को कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से लहद में उतारा। महाराजा रंजीत सिंह की मौत कैसे हुई? उनकी तबाही मौत थी। सिखों के अंदर भी एक रस्म थी सती की। जब रंजीत सिंह की भी वफ़ात हुई तो उनकी चिता के ऊपर भी उनके बीवियाँ और लौंडियाँ जो थी वो सती हुई। तो रंजीत सिंह तो इतने रहमदिल इंसान थे, तो उन्होंने इस रस्म को ख़त्म नहीं करवाने की कोशिश की? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। सती की रस्म जो है वो बहुत ही ज़ालिमाना रस्म है और सदियों से चलती आ रही थी। ये सिर्फ महाराजा ही को नहीं, बहुत से जो कंपैशनेट लोग आए हैं हिंदुस्तान की तारीख़ में, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी इसके ख़िलाफ़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाराजा ने कोई इसके ख़िलाफ़ कोई, हम नहीं देखते कोई आवाज़ उठाई हो, या उन्होंने कोई दरबार खालसा को कन्विंस किया हो या इस रस्म के ख़िलाफ़। बल्कि मुझे समझ नहीं आता कि इस रस्म को इतना लंबा अरसे तक क्यों बर्दाश्त किया गया। बल्कि जब राजा राम मोहन राय बाद में हमें नज़र आते हैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे, तो उनको बड़ी सख्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था राजा राम मोहन रॉय को। ख़त्म कैसे हुई फिर ये? ख़त्म तो अंग्रेज़ों ने की।
ज़ाहिर है मूवमेंट तो राजा राम मोहन रॉय ने चलाई थी, लेकिन इवेंचुअली जो कानून साजी की वो तो अंग्रेज़ों ने की इसके खिलाफ। लेकिन महाराजा के साथ बिल्कुल, महाराजा के साथ भी, शेर सिंह के साथ भी, नौनिहाल के साथ भी बहुत सी औरतें जो हैं वो उनकी चिता के साथ ही सती हो गई थी, और एक जुल्म था बहुत बड़ा। महाराजा की वफ़ात के बाद उनके बेटों में आपस में लड़ाई भी होगी उनकी लाश पर ही। हाँ बिल्कुल लड़ाई हुई थी, शेर सिंह और नौनिहाल सिंह की लड़ाई हुई थी। बल्कि पहली बात है कि शेर सिंह महाराजा की वफ़ात पे फौरी तौर पे आए ही नहीं थे, वो बटाला चले गए थे। अच्छा। वो बटाला चले गए थे और उन्होंने बल्कि ये इस्तदा की थी कि इस शर्त पे वो आएंगे अगर उन्हें गिरफ़्तार न किया जाए। तो ये डोगरा ख़ानदान और बाकी सब लोगों ने इस बात का यकीन दिलाया, तो फिर शेर सिंह आए थे। नौनिहाल और शेर के दरमियान भी चपखलश इसी बात पे थी। लेकिन नौनिहाल का एक और भी मसला, नौनिहाल को डोगरों की जो ताकत थी जो लद्दाख में, वो उन्होंने हुआ ये कि लद्दाख में डोगरों ने मोहम्मद शाह को हटा के अहमद शाह को बिठा दिया और ये बता दिया नौनिहाल सिंह को। जब नौनिहाल सिंह बने महाराजा, तो नौनिहाल सिंह ने इस चीज़ को ठीक जानते हुए भी अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि डोगरों का सर उठाना उनको ठीक नहीं लग रहा था। तो एक तो ये बात हुई। फिर शेर सिंह वक्ती तौर पे तो चले गए, लेकिन क्योंकि इक़्तिदार ही 12 घंटे का मिला था नौनिहाल को, तो उसके बाद तो ख़ुद बेचारे उसी दिन फौत हो गए। फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री की महारानी चंद कौर बन गई और फिर शेर सिंह आ गए। अगर हम बात करें रंजीत सिंह का जो मुआहिदा था अंग्रेज़ों के साथ, उसमें भी अंग्रेज़ों ने कोई हेरा फेरी की थी? हर मुआहिदे में की थी। मैंने बताया ना, एक मुआहिदा था कि वो सिंध की तरफ नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, सतलुज के पार नहीं जाएंगे। उन्हें जैसे मौका मिला वो सतलुज के पार वो गए, सिंध में गए। बल्कि सिंधी जो अमीर थे उन्हें बहुत से इंसेंटिव्स भी दिए उन्होंने। फिर इवेंचुअली उन्होंने चार्ल्स नेपियर वहाँ पहुँच गया और फिर तो सिंध को एनेक्स ही कर लिया उन्होंने। कोई भी ऐसा मुआहिदा जो उन्होंने किया वो वक्त की ज़रूरत समझ के किया महाराजा के साथ, और जैसे ही उन्हें वो ज़रूरत पूरी होती नज़र आई या ज़रूरत नहीं रही तो उन्होंने उसको फ्लाउट किया, हर मुआहिदे को अंग्रेज़ ने। बल्कि महाराजा ने एक क्रिश्चियन मिशनरी को ये कहा भी कि यार ये तुम लोगों का तुम कैसे मजहबी आदमी हो, तुम लोग एक बात करते हो तो अगले दिन जब मुकर जाते हो उससे फिर जाते हो। अगर हम कंपैरिजन करें महाराजा रंजीत सिंह का अकबर के साथ, तो आप उसमें क्या देखते हैं? बहुत सी बातें एक जैसी हैं। मसलन ये कि अकबर जो थे एक तो बहुत लिबरल थे, ख़ास तौर पे मजहबी मामलात में बहुत लिबरल थे, और महाराजा भी बहुत लिबरल थे, और वाकई लिबरल थे, प्रैक्टिकली लिबरल थे। वो एक लिप सर्विस के तौर पे नहीं थे। जैसे अकबर ने भी गलत या सही एक कोशिश की कि हम आहंगी पैदा की जाए मज़ाहब के दरमियान, शादियाँ वादियाँ करके भी, अगर कोई वो नया दीन भी बनाने की कोशिश कर रहे तो मकसद तो यही था कि किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। महाराजा इतने सेंसिबल ज़रूर थे कि उन्होंने कुछ ऐसी कोशिश नहीं की कि अदियान को मिक्स करके कोई मलगूबा तैयार करें। वो वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुत खाना में तो गाड़ो काबे में ब्राह्मण को। वो इस शेर पे यकीन ज़्यादा रखते थे, जिसका जो मज़हब है वो उसको मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, लेकिन उस मजहबी स्लोगन को, उसके बुनियाद पे मजहबी स्लोगन के ज़रिए या लोगों के जज्बात को मुश्तिल करके मजहबी तौर पे आप लड़ाई भड़ाई ना करें। ये महाराजा थे, वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्हें अगर किसी जगह पे अटैक करना था, मफतूह करना था, तो उसका मकसद था, वो मकसद ये था कि वहाँ से पैसा आए, लोगों की बहबूद पे खर्च हो। महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद सिख सल्तनत बर्बाद क्यों हुई? आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं इसका? ख़ुद सिख डायनेस्टी के अंदर हर किसी ने, पहली बात तो कि मैं समझता हूँ कि महाराजा से जो गलती हुई वो ये थी कि अब उन्होंने वो जो मेरिट के ऊपर फ़ौज नहीं बनाई थी। वो एक तो उनकी जो लॉयल्टीज़ थी फ़ौज की, वो अपने पंचायतों के साथ थी, अपने एल्डर्स के साथ थी, डेरेदारों के साथ थी। वो डेरेदार उनको उकसाते भी थे, यूज़ भी करते थे, जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेटेड थी। दूसरा, महाराजा को ये ख्याल करना चाहिए था कि जहाँ जितनी चादर देखें उतने पाँव फैलाएं। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ौज बढ़ा ली थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उनके अगर क्योंकि सारी ज़िंदगी हम ये देखते हैं कि महाराजा दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं और इस तरह से अपना गर्विदा बनाते हैं।
लेकिन यहाँ जो सबसे अहम चीज़ थी उस पर उन्होंने इस उसूल को इग्नोर किया। तो एक तो ये बहुत बड़ी गलती थी जो महाराजा से हुई, जो उनके बच्चों को आगे जाके भुगतनी पड़ी। दूसरा, जैसे फ़कीर अजीज़ुद्दीन या कोई जो उनके बहुत मोतबर लोग थे वो पीछे चले गए थे महाराजा की वफ़ात के बाद, और वो ख़ानदान जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि डोगरे थे, जैसे संध्यावाला थे, ये लोग ज़्यादा ऊपर। तो फैसले बजाय उन लोगों के करने के जो कि बहुत ज़्यादा ज़ीरक और होशमंद और दानिशमंद थे, वो पॉलिटिकल और कंस्पिरेसी पे बेस्ड ज़्यादा थे। और उसकी भेंट खुद सिख शाही ख़ानदान भी चढ़ा, जैसा कि हम देखते हैं कि नौनिहाल और फिर चंद कौर, और फिर शेर सिंह बहुत ही ज़बरदस्त आदमी था। शेर सिंह एक ऐसा ज़बरदस्त, उसने जहाँ कदम जमाया, जहाँ जंग की, जहाँ लड़ाई की, वहाँ। और शेर सिंह में भी बाप वाली एक खुसूसियत थी, वो मुआफ़ करता था। अच्छा। उसने जहाँ भी किसी के साथ जंग की, उसने वहाँ उन लोगों को माफ़ किया। विंडिक्टिव नहीं था शेर सिंह, इसीलिए वो इस धोखे में भी आ गया कि संध्यावाला जो सरदार थे उनके साथ शेर सिंह को कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई हमदर्दी भी नहीं थी। लेकिन किसी भी तरीके से, चाहे ब्रिटिश के ज़रिए या किसी भी तरीके से, जब वो वापस आए, और वो तो हालांकि वफ़ादार थे महारानी चंद्र कौर के, जब वो वापस आए तो इसने उनको माफ़ कर दिया और अपने साथ मिला लिया। और जब गोली भी मारी संध्यावालों ने, वो जब दिखाते हुए, जब बैठे हुए थे, देख रहे थे, परेड देख रहे थे, तो वो गोली मारी तो उसने कहा भी को तू दगा कीता, ये आखिरी अल्फाज यही थे, ओ दगा कीता। अच्छा। ये शेर सिंह के आखिरी, यानी वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये डिसीव करेंगे मुझे, हालांकि एक्सपेक्ट करना चाहिए था। शेक्सपियर कहते हैं ज़िंदगी में एक बार जो आपके एतमाद को ठेस पहुँचाए उस पर कभी एतबार ना करो। ये महाराजा रंजीत सिंह में बात थी, वो एतबार नहीं करते थे। He used to forget his enemies, but he never forgot their names. बिल्कुल ठीक है, माफ़ कर देते थे लेकिन वो याद भूलते रखते नहीं थे। थे। अगर किसी को 1 लाख रुपया वो देता था ना, यावर खान, तो उसे दोबारा उसी मसनद पे बिठा दिया, वहीं बिठा दिया पेशावर में, लेकिन अब वो 1,10,000 रुपये देगा। क्या आपके ख्याल में महाराजा रंजीत सिंह का दौरे हुक्मरानी मुग़ल हुक्मरानों से बेहतर था? ये हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।